हाय एवरीवन, आई वैशाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस की। ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है। दे आर न्यू टू दिस वर्ल्ड, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स होता है ना, क्योंकि मास्टर्स के बच्चे जो अभी तक वाइवा देते थे, बुक से हमें क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी हमारे पास रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है। पहले हमें बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, इट वाज ऑल अबाउट फैक्ट्स। ये फैक्ट है तो हम बता देते थे। अभी रिसर्च प्रपोजल में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? क्या हमसे कुछ फैक्ट्स पूछा जाएगा? क्या हमसे ये रिसर्चर्स के नाम, इनके ईयर्स, ये सब पूछा जाएगा, या क्या पूछा जाएगा? मतलब ये सब डाउट्स जो है मैंने ऐसे बच्चों के मन से सुने। आई फेल्ट देयर इज अ नीड टू गिव देम एटलीस्ट फ्यू हिंट्स अबाउट हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर देयर इंटरव्यू। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो रहे थे, एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है। एक पार्ट अभी आएगा, नेक्स्ट अगर आप चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे कि यस यू वांट पार्ट टू ऑल्सो, तो फिर पार्ट टू भी आएगा और क्वेश्चंस भी ले आऊंगी मैं। एंड साथ ही साथ मैं एश्योर करती हूँ, इन दो वीडियो से अगर आपने दोनों पार्ट्स देख लिए तो इन दोनों वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सब क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, सब, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। हो सकता है इतने क्वेश्चन सुनते सुनते आप बोर भी हो जाए, बट ये सब क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो यू विल बी गुड टू गो। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा वहां पे। Here is our first question. Briefly summarize your research proposal in layman's term. So आपसे वो ऐसे पूछ सकते हैं कि अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसे समराइज करें। आपको क्या करना है? गिव अ short summary about it. Start with a broad problem you are addressing. Start with a problem. ठीक है, start with a problem कि मैम मेरे रिसर्च प्रपोजल में प्रॉब्लम ये है। Then simplify it. Your research question को आप simplify करो, then methodology use करो। Everyday language में आप उसको बताओगे, and please avoid any complicated words. Highlight the potential impact of your research. ठीक है, जब आपसे वो पूछा जाए कि समराइज करके बताइए, तो आपने इंट्रोडक्शन से नहीं शुरू करना कि जैसे आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखा है उसी हिसाब से इंट्रोडक्शन से शुरू करो, फिर लिटरेचर रिव्यू, ऐसे नहीं। नहीं, इतना जरूरत नहीं है। उन्हें क्या मेन चाहिए, मैं आपको वो बता रही हूँ। मेन दे वांट योर रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च क्यों करना है, रिसर्च प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करो। उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो कि वो प्रॉब्लम आपने कहाँ नोटिस की, कैसे की। अगर रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है तो एनी रिसर्च गैप यू हैव आइडेंटिफाई, सो वहां से स्टार्ट करो। एंड देन हाईलाइट द पोटेंशियल इम्पैक्ट। इस तरीके से आपको समरी देनी है अपने रिसर्च प्रपोजल की। अब ये ब्रीफली समराइज ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, यस प्लीज टेल मी अबाउट योर रिसर्च प्रपोजल, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की assumptions एंड लिमिटेशन ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च? अब यहाँ assumptions, या तो वो assumption बोलेंगे या बोलेंगे hypothesis, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद assumptions. Assumptions here means the hypothesis. पता मेन एक प्रॉब्लम तो ऐसी भी हो जाती है जो हमारे मतलब एक्सपीरियंस जेआरएफ बच्चे भी नहीं आंसर कर पाते, इसलिए बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टर्म्स, एंड उन्हें समझ नहीं आता कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो इस वजह से भी वो आंसर नहीं कर पाते हैं। आंसर भले ही पता होगा, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल आपको पता नहीं होगा क्या, फिर भी आंसर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इन कॉम्प्लिकेटेड टर्म से अवेयर नहीं होते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे मेथोडोलॉजी पूछ रहा है, या डिजाइन पूछ रहे हैं, या फिर टूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसा ऐसा हो जाता है कुछ। तो ठीक है, इट कम्स विद प्रैक्टिस। सो आप इंटरव्यू में जाके प्रैक्टिस ना करें, इसलिए यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, ऐसे स्किप स्किप भी मत करिए, खाली क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई, आंसर मैं दे रही हूँ ना, समझा रही हूँ, सामने जो लिखा है इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट, एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। Okay, so if they ask you about the assumptions, state your hypothesis. आपके hypothesis क्या है जो आपने बनाए हैं, वो clearly बता दीजिए। Okay, no need to explain them. Next, अब यहाँ limitations की भी पूछ रहे हैं कि आपके रिसर्च में क्या limitation हो सकती है भाई। So you have to acknowledge your potential weakness and contingency. Weakness की मतलब मैम मेरे रिसर्च में ये weakness है। क्या वीकनेस है? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दैट रिसर्च विल बी लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर एरिया, कि मैम ये जो मैं रिसर्च कर रही हूँ ये सिर्फ कर्नाटका पे बेस्ड है, सो आई विल टेक ऑल दी सैम्पल्स ओनली फ्रॉम द कर्नाटका, तो बाहर के सैम्पल्स में नहीं ले पा रही। सो दिस इज वन पोटेंशियल लिमिटेशन जो हमें पहले से पता है। कई बच्चे होते हैं ऐसे बोलते हैं कि हमसे उन्होंने लिमिटेशन पूछा, भाई हमने रिसर्च तो की नहीं अभी तक, वो हमसे अभी से लिमिटेशन पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो करने के बाद मैं बता सकती हूँ ना कि क्या लिमिटेशन होता है, ऐसा नहीं होता।
कुछ लिमिटेशन जो आपको पहले से पता होते हैं, यहाँ जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, तो ये सब चीजें होती है लिमिटेशंस, क्योंकि आपको पहले तो आपने डिसाइड कर लिया ना कि कौन सा सैंपल लेने वाले हो, तो ये हो सकता है एक लिमिटेशन। अब कंटिजेंसी मतलब कि आगे आते आते फ्यूचर में 5 साल की रिसर्च है तो कुछ और बीच में चेंज आ जाए, ठीक है, इस तरीके से मेंशन कीजिए, मैम आई एक्नॉलेज माय पोटेंशियल वीकनेस एंड कंटिजेंसी, तो ताकि ये वर्ड यूज कीजिएगा ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ इसको इतनी समझ है कि अभी रिसर्च करना शुरू करेगा, अगले 5 साल में ऐसी चेंज आ सकता है। ये जो वर्ड्स, ये लैंग्वेज अगर आप यूज करेंगे ना, इट शोज कि आपको रिसर्च के बारे में कुछ पता है। यहाँ पे जैसे लिखा है, रिस्क ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ व्लॉग्स एंड वेबसाइट ओवर टाइम ड्यू टू चैट जीपीटी, ये एक कंटिजेंसी है। अगर कोई आदमी जो है रिसर्च कर रहा है अबाउट डिमांड ऑफ ब्लॉग्स, मतलब जो हम पहले क्या होता था, गूगल में हम लोग सर्च करते थे कोई भी इंफॉर्मेशन, वहां पे हमें मिलती थी, ऐसे हम अलग अलग वेबसाइट में जा जाके इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेते हैं, बट आजकल आ रहा है चैट जीपीटी, तो धीरे धीरे लोग चैट जीपीटी में अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर दे रहे हैं, और चैट जीपीटी क्या हमें सारी वेबसाइट से ढूंढ के हमें एक इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो अब ऐसे में क्या, डिमांड ऑफ दीज वेबसाइट्स, दीज व्लॉग्स जो लिखते थे उनकी तो घटती जा रही है ना, तो डिमांड, सो दिस इज अ कंटिजेंसी, मतलब कि हो सकता है आगे 5 साल में इसे यूज करना ही छोड़ दें, सिर्फ चैट जीपीटी ही यूज करें या एआई टूल्स ही यूज करें, तो दिस इज अ कंटिजेंसी जो आप अपनी रिसर्च में ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा टॉपिक है तो सो यू हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल योर रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। अब नाउ दिस मीन्स कि आपने नया क्या ढूंढा है, ठीक है, यू हैव टू हाईलाइट द नोवेल्टी ऑफ एंड ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि आप क्या करने वाले हो नया, सो व्हाट आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट, व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, ये सब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल क्वेश्चन, जिनका आंसर एक ही है कि यू हैव टू हाईलाइट योर नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी, कि आप इसमें क्या करने वाले हो। साइट स्पेसिफिक गैप्स इन द लिटरेचर योर रिसर्च विल एड्रेस। सो बेसिकली आपको, आप नया क्या करने वाले हो ये आंसर देने के लिए स्टार्ट विद द रिसर्च गैप यू हैव आइडेंटिफाई, कि जैसे मैंने वो टेम्पलेट दिया था ना रिसर्च गैप का, वो पूरा बोलना है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च में ये हो रहा है एंड आई हैव आइडेंटिफाइड कि ये चीज नहीं हुआ है, सो अब मैं ये करना चाहता हूँ। Example, after literature review, I found out that researches has been conducted to find out the adverse effect of AI tools on creativity level of students. But no research has been conducted to measure the impact of AI tools on teachers. Hence, I would like to fulfill this gap by conducting this research on teachers. समझे, दिस इज अ शॉर्ट आंसर, एग्जाम्पल है एक आंसर, पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ एआई टूल्स ऑन क्रिएटिविटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, की ये जो एआई टूल्स है स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी लेवल घटा रहे हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर तो मैम किया है बहुत रिसर्च, लेकिन टीचर्स क्यों क्यों छोड़ दिया, टीचर्स को क्यों नहीं, टीचर्स के ऊपर क्यों नहीं किया, आजकल तो टीचर्स भी एआई टूल्स को बहुत यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों ना टीचर्स के ऊपर करें। सो यहाँ मैंने एक डिफरेंट पॉपुलेशन लिया है जिसके ऊपर मैं ये रिसर्च करने वाली हूँ, तो ये एक रिसर्च गैप मैंने आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ मैं एक ओरिजिनल चीज ये लेके आने वाली हूँ। तो इस तरीके से यू हैव टू गिव अ आंसर। यहाँ मैंने पूरा इंग्लिश में एक आंसर भी यहाँ पे दिया है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोटेंशियल चैलेंजेस डू यू एंटिसिपेट ड्यूरिंग योर रिसर्च एंड हाउ विल यू ओवरकम देम, मतलब कि आप रिसर्च करते टाइम आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। दिस इज स्पेशली फॉर दोज, उनको तो पूछा जाएगा जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, उनको तो पक्का पूछा जाएगा, एंड स्पेशली वो लोग जो फील्ड पे जाके करने वाले हैं, कोई क्वालिटेटिव रिसर्च करने वाला है जिसे ऑब्जर्व करना है, जाना है साइट पे, उनको तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नहीं है तो फिर भी जो सेकेंडरी वाले हैं उनको भी पूछ सकते हैं, अगर आपने कोई ऐसा कोई ऐसे स्पेशल डाटा चाहिए या कोई मटेरियल चाहिए, साइंस के लोग जो होते हैं मटेरियल लेना होता है, कहाँ से लोगे ये सब चीजें, तो यू हैव टू हाईलाइट योर चैलेंजेस। एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर अप्रोप्रिएट सैंपल, आपको आपका जो रिसर्च है कोई एक पर्टिकुलर सैंपल होने चाहिए, एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। देन आइडेंटिफाई पोटेंशियल टेक्निकल और लॉजिस्टिक हर्डल्स, अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आने ही वाली, मतलब कोई आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो, कोई ऐसी टेक्निक जो आपको नहीं पता, सो यू कैन से मैम दिस कैन बी हर्डल फॉर मी, ये टेक्निकल चीज, ये सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आता, तो मैं ये सॉफ्टवेयर सीखूंगा,
ठीक है, आउटलाइन योर बैकअप प्लान। अगर आपको कोई बैकअप प्लान है, मैम ये मैं यहाँ से वर्कशॉप से सीख लूंगा, कॉन्फ्रेंस से सीख लूंगा, या आई हैव फ्रेंड्स इन IIM IITs, उन्हें आता है, सो मैंने उसको कांटेक्ट किया था, उसने कहा वो मुझे सिखाएगा इस तरीके से। इफ यू हैव एनी बैकअप प्लान और ऑल्टरनेटिव अप्रोच, या फिर अगर मैम ये मटेरियल मुझे नहीं मिला तो मैं इसके बदले में ये यूज कर लूंगा, तो अपने रिसर्च का आगे का सोच के जाओ, फ्यूचर का सोच के जाओ। मैं ये अच्छा लेके जाऊंगा ये तो ठीक है, आप प्रॉब्लम क्या फेस करने वाले हो वो भी पूरा अपने माइंड में पूरा मैप होना चाहिए। ओके, तो वो मैप ही आपका वो लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसने आगे का भी सोचा है कि नहीं, उसका एप्लीकेशन सोचा है कि नहीं। हाउ विल यू डिसेमिनेट योर रिसर्च फाइंडिंग टू द एकेडमिक कम्युनिटी एंड ब्रॉडर पब्लिक? आपने जो रिसर्च फाइंडिंग निकाल के लाए हो, हाउ विल यू डिसेमिनेट, बाकियों तक कैसे पहुंचाओगे आप? How will you? You have to showcase your understanding of academic communication channel. ऐसे बोलना है, yes ma'am, I totally understand. We should communicate our research finding with the academic community. Everyone should know about my finding, about the research which I am doing. So बोलना, I have aimed to publish my research in peer reviewed journals, and then I will also present in conferences. I like engaging with non academic as well as academic audiences through LinkedIn. So mention all these things. लगता है कि आप रिसर्चर की लाइफ जीना स्टार्ट कर चुके हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बच्चे हो। देन नेम few top journals of your research areas. बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना ही चाहिए, जो आपको खुद फाइंड आउट करना है आपके रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पता कर लीजिएगा, इसको छोड़े बिना तो जाइएगा ही मत। नेक्स्ट, how will you manage your time and resource effectively to complete your PhD within the stipulated time frame? How will you manage? ठीक है, ये सब क्वेश्चन वैसे तब आते हैं जब आपने शुरुआत के क्वेश्चन आंसर कर दिए, हाँ, कि आपका लिमिटेशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, मेथोडोलॉजी के यूज करोगे, ये सब क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपसे ये वाले क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर देते हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चंस, इन डेप्थ क्वेश्चन, क्योंकि उनको आप में इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो फिर वो ये सब क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस आप आंसर कर दे, उसके बाद जब आपसे वो आपको जानने के लिए और क्वेश्चन पूछना शुरू करें तो फिर आप अटक जाए। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस जो है, इनके लिए भी प्रिपेयर होके जाना बहुत जरूरी है। I'm very good at organizing my weekly plan and managing to finish my work on time within the given period. You can also give a real life example about yourself कि मेरे साथ ऐसे हुआ था और मैंने उसमें बहुत अच्छे से किया। And my teachers were very happy. मैंने कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, कॉन्फ्रेंस किया, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, अपने उस वो सब एग्जांपल्स आपको देने हैं। आउटलाइन योर प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ठीक है, आप आपने अपना जो रिसर्च प्रपोजल आपने बनाया है, उसके लिए अगर आपने चैप्टराइजेशन किया है, टाइमलाइन डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना सिनॉप्सिस इतने टाइम में बनाऊंगा, मैं अपना ये इतने टाइम में बनाऊंगा, मैं अपना मेथोडोलॉजी एंड डाटा कलेक्शन इतने टाइम में कंप्लीट कर लूंगा, तो वो आप बताइए कि मैम मैंने ये प्लान डिसाइड किया है एंड मैं इस प्लान के अकॉर्डिंग कर लूंगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, मैंने अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए ये टाइम प्लान डिसाइड किया है एंड मैं ये कर लूंगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलिएगा, अपना टाइम फ्रेम उनको दिखाइएगा, हाईलाइट कीजिएगा। देन रिसोर्स एलोकेशन प्लान, आपने अगर डिसाइड किया कि मैं इस टाइम पे ये रिसोर्स यहाँ से मुझे मिल जाएगा। देन स्ट्रैटेजीज फॉर मेंटेनिंग प्रोग्रेस ऑन योर रिसर्च गोल, और कोई स्ट्रैटेजीज आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं वो सब भी बताइएगा। What are your career aspirations after completing your PhD? आप आगे क्या बनना चाहते हैं, फिर PhD क्यों करना चाहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कैरियर एस्पिरेशन या why do you want to do PhD, why do you want to do PhD in this university, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन। खैर अभी हम बात करें why do you want to do PhD, ऐसे भी आता है। तो ये सब नहीं बोलेगा मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है या मुझे बिजनेस करना है, ये सब क्वेश्चन, ये सब आंसर मत दीजिएगा, भले ही आपको करना हो मत दीजिएगा आंसर। यही बोलेगा प्रोफेसर बनना है मुझे, आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर इन अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, इन अ गुड यूनिवर्सिटी, या आई वांट टू बिकम अ रिसर्चर, मैं इसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी करना चाहता हूँ। यही दो आंसर बोलिएगा, रट के जाइएगा, यही दो आंसर बोले, और कोई आंसर नहीं बोलना है, भले आपके मन में जो भी हो। अगर आप बोलना शुरू कर दो कि मेरे को बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, या मैं बस डॉक्टर लगाना चाहती हूँ अपने नाम के सामने, ऐसी चीजें बोलोगे वो आपको नहीं लेंगे। यही दो आंसर आपको बोलने हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ recent scientific paper or discovery that has excited you recently and why.
तो आपसे यहाँ पे रिसेंट कोई साइंटिफिक पेपर जो दैट हैज एक्साइटेड यू, अब एक्साइटेड यू मीन्स एक्साइटेड यू टू डू रिसर्च इन दिस रिसर्च प्रपोजल जो आप लेके आए हो, वो आपको बताना है कि रिसेंट का एक, सो यू शुड हाईलाइट अ रिसेंट पब्लिश्ड रिसर्च पेपर। अपना जो टॉपिक आप लेके गए हो उसका कोई रीसेंट रिसर्च पेपर वो हाईलाइट करो कि मैम सपोज आप टॉपिक लेके गए एबीसीडी, आप बोलो मैम रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ, उस नाम था ये एबीसीडी, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, इसमें जो फाइंडिंग्स हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव थे, बट इसमें ये रिसर्च गैप था जो मुझे ऐसा लगा, मुझे आई वांट टू फुलफिल दिस, आई वांट टू वर्क ऑन दिस, ऐसे ऐसे करके बताना है, एग्जाम्पल बताना है, नाम, रिसर्चर, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी वो आपको बताना है। तो मतलब लिटरेचर रिव्यू आपने जितनों का भी किया है लिखा है आपने, ठीक है, बट एक रीसेंट वाला, सबसे रीसेंट वाला, एकदम टॉपिक से मेल खाता हुआ, वो आपके माइंड में टिप पे होना चाहिए, उसका नाम, उसका साल, कहाँ पे पब्लिश हुआ, क्या फाइंडिंग्स थे उसके, वो एक आपके टिप पे होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले टेल अबाउट द लिटरेचर रिव्यू, तो चलो कम से कम वो एक तो बताना शुरू करोगे, एक तो बताने लायक रहोगे, या ऐसे बोल सकते हो मैम आई डोंट रिमेम्बर ऑल बट आई रिमेम्बर द मोस्ट रीसेंट वन विच हैज रियली कैप्चर्ड माई अटेंशन, एंड ऐसे 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 करके, मतलब एक सबसे मोस्ट रीसेंट वन एकदम आपको रटा होना चाहिए कि ये नाम है, ये डिटेल्स, फाइंडिंग्स, मेथोडोलॉजी एंड गैप, उसकी चीजें। ओके, then explain how the chosen paper relates to your work and inspire your research interest, so that should be totally related to your research proposal. Why do you want to take admission in this university itself? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, और वैसे ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो समझिए आपको गोल्डन चांस दिख रहे हैं, मतलब कि आपको, आप में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सामने से कोई बुद्धू सा बच्चा बैठा है तो उससे वो ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, उन्हें साफ पता है कि भाई तुम्हारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से यहाँ मिल जाए तो तुम्हारी तो चांदी चांदी है ठीक है। बट अगर वो आपसे ये पूछ रहे हैं वाई दिस यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स उन्हें उन्हें आप में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब उनके मन में डाउट ये है कि ये तो इतना केपेबल बच्चा है, इतना केपेबल बच्चा है, इसको तो आईआईटीज में भी मिल जाएगा, बट ये यूनिवर्सिटी ही क्यों लेना चाहता है। नाउ दे वांट अ जेन्युइन आंसर। अब वो ये आंसर क्यों पूछते हैं, वो ये आंसर इसलिए पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में ये हमारी यूनिवर्सिटी छोड़ के आईआईटी में चला जाएगा। सपोज कोई फॉरेन से बच्चा आया है, फॉरेन से पढ़ के आया है, उसने पहले भी बहुत से रिसर्च कर रखे हैं, अब अब वो जा रहा है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेने, ठीक है। ऑफकोर्स फॉरेन वाले तो सेंट्रल में भी ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई अच्छा सा रिसर्चर यूएस से पढ़ के आया है, अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आईआईटी में नहीं जा रहे हैं, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि भाई क्यों, क्यों ये यूनिवर्सिटी क्यों, ठीक है। अब अगर आपको, उनके मन में ऐसा आएगा कि कहीं इसको बाद में मिल जाएगा तो ये छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाती कि उनकी सीट वेस्ट हो इस तरीके से, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यू हैव टू गिव अ आंसर जो वो रिलेट कर पाए, कि सपोज कि यस मैं भले ही फॉरेन से पढ़ के आई हूँ, मैंने बहुत से रिसर्च किए हैं, बट मैं इस यूनिवर्सिटी में करना चाहती हूँ। सेंसिबल आंसर देना है भाई, सेंसिबल आंसर कि मैम ये दिल्ली में है एंड मेरी फैमिली भी दिल्ली में रहती है, सो ये एक ऐसी जगह है जहां मैं रिलेट कर पा रही हूँ, ऐसा करके कुछ बोलना है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, और साथ ही साथ में ये यूनिवर्सिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सो एक खुद, हर एक आदमी का खुद का पर्सनल सेल्फिश जो रीजन रहता है ना वहां जाने का उस यूनिवर्सिटी में, वो आपको सामने रखना कि उन्हें रिलेट कर पाए, हाँ भाई इसको यहाँ आने का ये फायदा है, तो ये यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। सो हाईलाइट अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये भी हाईलाइट करना है ऑफकोर्स ये तो मैं भूल ही गई कि आपकी, हाँ मैम आपकी यूनिवर्सिटी का ये जो प्रोग्राम है मुझे बहुत ही ज्यादा वो अच्छा लगता है, एंड फैकल्टीज एक्सपर्टाइज, आपकी यूनिवर्सिटी में ये फैकल्टी हैं जिनके साथ मेरा रिसर्च वो एक मेल खाता है। ये भी एक ऐसा जेन्युइन आंसर है, एक ऐसा लॉजिकल आंसर है, यू हैव टू गिव लॉजिकल आंसर्स देयर, ऐसे नहीं बोलना कि आपकी यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है, ये सब चीजें नहीं बोलनी है। You have to give a genuine answer, logical answer that aligns with your research interest and career goal. And praise about the university. Last में जाते जाते ये भी कर देना थोड़ा बहुत. Next, what makes you good fit for our research group? या फिर why should we select you? हम आपको क्यों select करें? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। So इसमें highlight your strength and skills कि आपके research से related जो strength है, skills हैं,
नहीं कुछ आ रहा है तो भाई टाइम मैनेजमेंट भी ऐड कर देना, अगर कोई रिसर्च का पेपर वगैरह कुछ नहीं लिखा है तो टाइम मैनेजमेंट एंड रिसर्च स्किल, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट, मैंने डिसर्टेशन किया, ऐसे कुछ ना कुछ ढूंढ लेना अपने ये, और आंसर रेडी रखना अपने बारे में भी, सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं, अपने बारे में भी कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें ढूंढ के रखना. Tell about your research achievements if you have. Next question. How will you balance your research with other academic and obligations, with other academic obligations and personal commitments? जब आप रिसर्च एज ए रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं, आपको बहुत से एकेडमिक काम एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं. टीचर की, प्रोफेसर की हेल्प करना उनके काम में, उनके क्लासेस मैनेज करने में, रिकॉर्ड्स रखने में, ये सब चीजें, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आ जाती हैं जिन्हें पार्टिसिपेट लेना होता है. तो हाउ विल यू मैनेज? शो मेच्योरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. यू शुड शो योर मेच्योरिटी देयर. एक्नॉलेज, ये सब बोल के एक्नॉलेज करना कि उन्हें लगना चाहिए कि इसको पता है कि रिसर्चर्स की क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. आई टोटली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ पीएचडी लाइफ. आई एम अवेयर ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर इन आईआईटी, आईएम या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी है आपका. वैसे ये मोस्टली क्वेश्चन इन तीन यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ ही सबसे ज्यादा रिसर्च के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, बिकॉज वी हैव मोर एक्सपोजर, कॉन्फ्रेंसेज और भी बहुत सारी चीजें अटेंड करनी रहती हैं, तो वो सब बैलेंस करना रहता है. इन्हीं तो यूनिवर्सिटीज में ज्यादा होता है, तो मैंने ये यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हैं. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो भी है आपका आईटी, आईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें से सिलेक्ट करना. Explain how will you prioritize your research while maintaining a healthy work-life balance. बोल सकते हो that I also practice yoga to maintain peace of mind. Then you should explain that you will always prioritize your research work as compared to other extra activities. ऐसा बोलना. At the same time, to maintain a healthy life, to maintain a work-life balance, मैं yoga practice कर लेता हूँ. ऐसे बोलना, उन्हें लगना चाहिए you are serious towards research. Next. Next question is, can you explain a complex concept from your research area in a way that a non-specialist can understand? ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपने इसमें से कोई रिसर्च एरिया में से कोई ऐसा कंसेप्ट बताओ सिंपल वे में, या फिर वो डायरेक्ट आपके लिटरेचर रिव्यू में से कंसेप्ट थ्योरीज होती है ना, वो जरूर पूछेंगे. वो तो पढ़ के ही जाना है. आपका जो भी कंसेप्ट है उससे रिलेटेड थ्योरीज या कंसेप्ट, जो बुकिश नॉलेज होती है, सब्जेक्ट की नॉलेज, उस रिसर्च एरिया की जो सब्जेक्ट की नॉलेज, वो तो आपको पढ़ के ही जानी है. या तो वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, हाँ भाई ये थ्योरी है, इसका नाम बताओ, सॉरी इसे एक्सप्लेन करो, ये किसने दी थी थ्योरी, ये सब थ्योरीज वगैरह, कंसेप्ट्स वगैरह, ये सब तो पढ़ के ही जाने हैं. देन दे बेसिकली अगर वो ऐसे बोल रहे हैं कि इन अ ले मैन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, इन अ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल एंड एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज. देखो आगे जाके आप प्रोफेसर बनने वाले हो, आपको पढ़ाना आना चाहिए. अगर वो आपको ऐसे बोलना शुरू कर दें कि एक्सप्लेन इन लेमैन्स लैंग्वेज या व्हाट इज, जैसे कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेसिकली वो देख रहे हैं कि आपके पढ़ाने की स्किल्स कैसी हैं. डिस्क्राइब एन इंस्टेंस वेयर यू फेस्ड अ रिसर्च चैलेंज एंड हाउ यू ओवरकम इट. So you have to showcase your problem solving and critical thinking skill. Share a specific research obstacle you encountered and explain the steps you took to overcome it and learn from the experience. मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने शेयर करना है जहां आपने रिसर्च यूज किया हो. What are your ethical considerations surrounding your research? एथिकल कंसिडरेशन, आपके रिसर्च में क्या क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं एंड हाउ विल यू टेक केयर ऑफ देम. मोस्टली ये होता है सैम्पलिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा. अगर आपको पता होगा, हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, उसमें एथिकल, सारे एथिक्स के ऊपर बहुत अच्छा खासा हमने डिस्कशन किया था. अपने रिसर्च प्रपोजल में ये एथिकल कंसिडरेशन वाले पार्ट में ये लिखिए, तो इसको आप वहां से कवर कर सकते हैं. मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए. So you have to demonstrate awareness of ethical issues in research. बोलिएगा, I totally understand the ethical consideration, the importance of ethics in research, and I think मेरे research में ये ethical issues हो सकते हैं, and I will make sure कि मैं उन सबको सही से follow करूँ. ये आपको बोलना है. So basically you have to list वो नाम, वो कीवर्ड, आपका कीवर्ड का वो आप
ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके स्पीच में। स्टार्ट तो आप ऐसे कीजिए कि आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स एथिक्स एथिक्स, बट वो कंसिडरेशन एथिकल इश्यूज, fabrication, plagiarism, consent of samples, then आइडेंटिटी नहीं छुपाना है अपनी, रिसर्चर्स उनको सब कुछ बताना है, सही ढंग से डाटा कलेक्ट करना है, डू नॉट मैनिपुलेट द डाटा, ये सब ये मुंह से वो सुनना चाहते हैं। these problems you have to list down all these points, discuss potential ethical outcomes with your chosen research area, जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। then outline your plans for addressing them responsibly, कि मैं इन सब चीजों के साथ इस तरीके से डील करूंगा। Do you have any questions for us about the program of the research or the research group? Prepare insightful question that demonstrate your genuine interest in the program and your ability to critically engage with the research environment. अगर आपको पूछना ही है तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो कि प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाए, कि आपको उस पीएचडी में उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, कि कोई सपोज जिस फैकल्टी में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं वो वहीं बैठा है, तो उनसे आप 2-3 शब्द बोल सकते हैं कि मैम मैंने आपका वो पेपर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, या उससे कुछ क्वेश्चन पूछना, मैम आपने वो कैसे किया था, वो कैसे किया, ऐसा कुछ जेन्युइन क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट पूछने के लिए पूछ रहा है, ये सब मतलब यूजुअली ऐसा क्वेश्चन आंसर वही कर पाएगा जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो नो क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी अ गुड रिप्लाई कि सॉरी सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, ये भी एक अच्छा रिप्लाई है। So that's all for today. काफी लंबी होगी वीडियो, मुझे तो पता भी नहीं यहाँ तक देखोगे कि नहीं देखोगे। देखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज गिव योर फीडबैक, बताइएगा सारे क्वेश्चंस कवर किए या नहीं किए। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा अगर आप लोग मांगोगे तो, ठीक है, उसमें हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन सब क्वेश्चंस के लिए प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अब साथ ही साथ मैंने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में इतना फ्लुएंट नहीं होते हैं, वो मुझसे मांगते हैं कि मैम हमें पूरा एक फॉर्मेट बना के दे दो आंसर का, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है आई एम वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग माई वीकली प्लान, यहाँ पे एक आंसर पूरा बना के दिया है, एंड यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया है, आफ्टर लिटरेचर रिव्यू आई फाउंड आउट, ऐसे टेम्पलेट दिए हैं, ऐसे आंसर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई है जिसे ऐसे टेम्पलेट चाहिए, ऐसे आंसर्स चाहिए, ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चंस में यहाँ पे दे रही हूँ, या और कोई क्वेश्चन आपके पास है उसका आंसर आपको चाहिए, उसका टेम्पलेट चाहिए, तो कमेंट में बताइए, ठीक है, कि मैम ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप कीजिए मैम आई वॉन्ट अ टेम्पलेट, ऐसे करके आप मुझे बताइए। आगे फ्यूचर में मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो ले आऊंगी, टेम्पलेट से पूरा आंसर, या फिर खुद बना के दूंगी, या मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ढूंढ सकते हो, या उससे भी मैं एड्रेस करूंगी, आई विल एड्रेस ऑन दैट। वो इट डिपेंड्स ना हाउ मेनी क्वेश्चंस आई एम गेटिंग, अगर 2-3 ही है तो मैं खुद ही ले आऊंगी, अगर ज्यादा है तो मैं आपको खुद सिखा दूंगी कि इस तरीके से यहाँ से कुछ सोर्सेज आपको दे सकती हूँ मैं, या फिर आपको मैं कुछ बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ से बना लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो के लिए वी विल टेक मे बी 1 वीक या फिर फ्यू डेज, क्योंकि आई वांट रिप्लाईज ना, अगर रिप्लाई आएंगे उसके बेसिस बाद ही मैं वीडियो बनाना चाहूंगी, तो उसके लिए हम ये टेम्पलेट वाली वीडियो, आंसर्स वाली वीडियो का हम वेट करते हैं। पार्ट 2 वीडियो शायद मुझसे पहले ले आऊंगी, तो मुझे जरूर बताइएगा इफ यू वांट पार्ट 2। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।